हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय नंबर 10 जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का 6 पार्ट है, पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर अपने विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही अपने जो इस चैप्टर के बचे हुए दो लास्ट टॉपिक है परिरक्षक और खाद्य रंग, इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर जो भी इस पार्ट का मेन पार्ट थे वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं 1 बाय 1। पहले कार्बोहाइड्रेट किया पहले पार्ट के अंदर, उसके बाद दूसरे पार्ट में अपने विटामिन्स किया, प्रोटीन के बारे में अध्ययन किया, तीसरे पार्ट में एंजाइम, और उसके बाद चौथे पार्ट के अंदर अपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अध्ययन किया। पाँचवें जो पार्ट था, पार्ट नंबर 5 था जो, उसके अंदर हमने वसा के बारे में, लिपिड के बारे में अध्ययन किया, विस्तार से उन पे व्याख्या की है, प्रत्येक शब्द की उसमें अपने व्याख्या की गई है। आज के लास्ट वीडियो के अंदर अपने विटामिन और बचे हुए दोनों टॉपिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपना जो विटामिन है, विटामिन अभी सभी को पता है, विटामिन के होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, बी होता है। तो इनकी कमी से ये कोई विशेष इनका कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो अध्ययन करते हैं अपने विटामिन के बारे में। विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम फंक ने किया था, ठीक है, इसका प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है विटल एमाइंस होता है, अर्थात जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन, जीवित तंत्रों के अंदर मिलने वाला अमीन, जिसका अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अतिरिक्त इनके अलावा वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए, उसके वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, पोषण के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। विटामिन वास्तव में कोशिका निर्माण तथा ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, ये किसी भी कोशिका का निर्माण नहीं करते और न ही ऊर्जा के स्रोत होते हैं, बल्कि जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं, उपापचयी क्रिया उनके अंदर सहायक होते हैं तथा इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। सभी विटामिन पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों में संश्लेषित किए जाते हैं, लेकिन मानव शरीर में अधिकांश विटामिन का संश्लेषण नहीं हो पाता, अतः विटामिन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों और वनस्पतियों के अंदर तो ये संश्लेषित होते हैं, बनते हैं, लेकिन मानव शरीर के अंदर इनका संश्लेषण नहीं होता। इनको आहार के माध्यम से, जैसे दूध है, मांस है, मछली, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि के माध्यम से इनको ग्रहण किया जाता है। अभी तक कुल 12 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं। इनकी संरचना जटिल होती है, उनको जटिल संरचना के साथ इनको दर्शाना इतना संभव नहीं है, अतः सुविधा के लिए इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ABCDE के इत्यादि से व्यक्त करते हैं। अब विटामिन का वर्गीकरण आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। अब पीछे के जो अपने किए थे, कार्बोहाइड्रेट किया अपने, उसके बाद प्रोटीन किया, तो उसके अंदर संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन विटामिन का विलेयता के आधार पर कि जल में विलय जो है और जो वसा के अंदर विलय है, उन विटामिनों के यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। पहला आता है अपना वसा विलय विटामिन आते हैं। ये विटामिन तेलीय पदार्थ होते हैं तथा जल में अविलय होते हैं। अपने को पता है कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ उनका गुण होता है कि वो जल के अंदर नहीं घुलते, परंतु वसा एवं तेल में विलय होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के इस प्रकार के विटामिन के उदाहरण हैं जो जल के अंदर घुलते नहीं हैं, वसा और तेल के अंदर ये विलय होते हैं।
लीवर कोशिकाओं में विटामिन ए एवं डी की अधिकता में पाए जाते हैं। उसके बाद जल विलय विटामिन है, तो जल विलय विटामिन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि पूरा का पूरा विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। तो जल के अंदर जो घुलने वाले हैं बी और सी, और बाकी के जो हैं वो वसा या तेल के अंदर घुलते हैं। कोशिकाओं में इस प्रकार के विटामिन का संग्रहण अत्यंत कम मात्रा के अंदर होता है। उसके बाद इनके जो विटामिन हैं उनके विभिन्न प्रकार के कार्य कि कौन कौन से कार्य करते हैं विटामिन, और इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं उसके बारे में अपने को दे रखा है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा अपने को बुक के अंदर दे रखा है चार्ट कि कौन सा विटामिन है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और वो अपने को विटामिन की पूर्ति कहाँ कहाँ से हो जाती है और क्या कार्य करता है। तो पहले अपने देखिए यहाँ पे जो विटामिन ए है, विटामिन अगर ए की अपने बात करें तो विटामिन ए कैरोटीनॉइड है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये दूध के अंदर पाया जाता है, ये अंडा है, मछली, उसके बाद हरे तथा पीले साग सब्जियों आदि के अंदर पाया जाता है। ये नेत्र की दृष्टि के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि रात में दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स आता है, बी के अंदर B1 B2 B3 इस तरीके से होते हैं, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं पूरे को। पहला B1 आ जाएगा थायमिन, ये हर एक साग सब्जी है, दूध, खमीर, अनाज आदि के अंदर पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है, और इसकी कमी से बैरी बैरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 है, ये हरी सब्जियां, दूध, खमीर, लीवर, वक्र के अंदर हो जाएगा। शरीर की वृद्धि के लिए है, मुंह में छाले, होंठ का फटना, ये इसकी कमी के कारण होते हैं। उसके बाद अगला अपने देखें विटामिन B6 है, और B3 देख लें पहले। निक आ जाएगा, ये दूध, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर उपापचयी क्रियाओं के अंदर भूमिका निभाता है। और पेलाग्रा 3D का मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के डी है, दस्त है, त्वचा शोथ है और मनोभ्रंश है, ये रोग इनकी कमी से हो जाते हैं। विटामिन B6 है, ये अनाज, दालें, अंडा, मांस आदि के अंदर पाया जाता है, रक्त संचार का ये काम करता है, और सूक्ष्म लोहित रक्त अल्पता इसकी कमी से हो जाते हैं। इसी प्रकार से विटामिन B12 है, तो ये भी मछली, यकृत आदि के अंदर पाया जाता है, ये भी उपापचयी क्रियाओं के अंदर काम आता है, और इनकी कमी से चेतना शून्यता हो जाती है, झंझनाहट, भूख की कमी, घबराहट आदि रोग हो जाते हैं। उसके बाद स्कर्वी आता है, C। ये अपने नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी आदि के अंदर पाया जाता है, गाभों को भरता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग जो त्वचा का रोग है वो हो जाता है। H है बायोटीन, ये दूध के अंदर, अंडे के अंदर उपापचयी क्रिया के अंदर है, बालों का गिरना, त्वचा शोथ, पैरालिसिस जो जिसको अपने लकवा बोलते हैं, वो H की कमी से होता है। उसके बाद D है, डी आ जाएगा तेल, मक्खन, अंडा, मांस आदि के अंदर पाया जाता है, इसके अंधता को रोकना, वृद्धि करना, कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचयन इसके कारण होता है। बच्चों का सूखा रोग, हड्डियों तथा दांतों की विकृति कम वृद्धि होती है डी की कमी से। उसके बाद विटामिन ई है, ये पादप तेल के अंदर पाया, जैसे सोयाबीन का तेल है उनके अंदर ये पाया जाता है, प्रतिऑक्सी कारक होता है, ये जनन क्षमता में कमी और कुपोषण इसकी कमी के लक्षण हैं, रोग हैं। उसके बाद के है कि पत्ते हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं दालों के अंदर पाया जाता है, इसके कारण रक्त का थक्का बनता है, और इसकी कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा। ये कुछ विटामिन्स के बारे में था। उसके बाद परिरक्षक आता है, परिरक्षक जैसे अपने अचार वगैरह डालते हैं उसके अंदर अपने सरसों का तेल डालते हैं, तो वो सरसों का तेल क्या है, परिरक्षक है, जिसको लंबे समय तक क्या रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। तो ऐसे पदार्थ जो किन्हीं पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं वो परिरक्षक होते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक हो सकते हैं, ये अकार्बनिक हो सकते हैं, ये प्राकृतिक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रेक्षक हैं वो होते हैं, जो कि क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों को लंबे टाइम तक सड़ने गलने से बचाते हैं। तो ये सारे के सारे अपने को यहाँ पे परिरक्षक के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है। प्राकृतिक परिरक्षक है, जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के अचार हेतु इसमें तेल, नींबू के अचार हेतु नमक, हरी मिर्च के अचार हेतु नमक एवं नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद रासायनिक परिरक्षक का जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों आते हैं, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन गैस है, कटे हुए फलों, मांस, मछली आदि को सुरक्षित रखने के अंदर इनका काम किया जाता है। तो ये अपने को सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो अपने ध्यान रखना है वो सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला रासायनिक परिरक्षक है, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद अगर अपने देखें खाद्य रंग के बारे में, अगर आपने देखा हो कि विभिन्न प्रकार की जो अपनी मिठाइयाँ होती हैं दीपावली के टाइम पे या किसी त्यौहार के टाइम पे अपने देखते हैं कि अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ अपने को देखने को मिलती हैं, तो वो खाद्य रंग की होती है। वैसे तो उसको मावा की बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो अलग अलग डिज़ाइन की बनाने के लिए, उसको आकर्षित बनाने के लिए उसके अंदर खाद्य रंग डाला जाता है। खाद्य रंग क्या करता है कि उसके स्वाद वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाता। परिरक्षक है और खाद्य रंग है, ये जो वस्तु होती है, वस्तु का जो स्वाद होता है, उसके जो गुण होते हैं उनको प्रभावित नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से परिरक्षक और खाद्य रंग को रखा जाता है, उनकी नियम रखे जाते हैं कि इस तरीके से जो भी उत्पाद के अंदर अपने डालते हैं, जब मिलाते हैं तो उसके जो गुण हैं, उनके जो स्वाद है, उनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो खाद्य रंग आ जाएंगे इसमें। वह प्राकृतिक व रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाने के लिए किया जाए, खाद्य रंग कहलाते हैं। खाद्य रंग नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, साथ ही इसकी विशेषता हो कि यह खाद्य उत्पाद को दिए गए रंग का प्राकृतिक एवं स्थिर रहे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्य रासायनिक खाद्य रंग मुख्य रूप से कोलता रंजक है। मुख्य रूप से प्रयुक्त खाद्य रंग लाल, नारंगी, हरा एवं नीला है। विभिन्न देशों में खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रयोग हेतु विशेष नियम बने हुए हैं। हमारे यहाँ सर्वाधिक प्रयुक्त नारंगी रंग होता है, जो कि मिठाइयों को आकर्षित बनाने हेतु किया जाता है। तो ये कुछ खाद्य रंगों के बारे में अपने को दे रखा है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये बुक में से आप रीड कर सकते हो। ये अपना था पूरा का पूरा चैप्टर था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएं। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र अपने देख चुके हैं। मोनोसेकेराइड का सूत्र आ जाएगा। सर्वाधिक महत्व की जो शर्कराएं होती हैं वो कार्बन 6 युक्त ग्लूकोज होती है, फ्रैक्टोज होती है, गैलेक्टोज होती है। इनका रासायनिक सूत्र सभी का सेम होता है। डाइसेकेराइड आ जाएगा, इसमें सुक्रोज और माल्टोज होते हैं। ट्राइसेकेराइड आ जाएगा, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। तो ये अपने जो कार्बोहाइड्रेट की है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो अपने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के बारे में अध्ययन किया तो उन्हीं के अंदर आ जाएगा। दो मोनोसेकेराइड के मध्य के बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। दो मोनोसेकेराइड्स हैं, उनके मध्य जो बंध बनेगा उनको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने कुछ पॉलीसेकेराइड के उदाहरण दे रखे हैं। फिर उसके बाद अपने प्रोटीन्स के बारे में आते हैं कि जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 20 ज्ञात अमीनो अम्ल हैं। इनमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है जो मनुष्य को बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं, उसकी बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो वो आवश्यक अमीनो अम्ल टीवी मिला फरा आ जाएगा। उसके बाद प्रोटीन जो है वास्तव में अमीनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। जो प्रोटीन है वो वास्तव में अमीनो अम्लों से मिलकर ही बने होते हैं। पेप्टाइड में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो अमीनो अम्ल अपने पढ़ा, अमीनो अम्लों के मध्य जो बनने वाला बंध है वो पेप्टाइड बंध होता है। एंजाइम प्राकृतिक, सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला है एक एंजाइम किसी एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। ऐसे नहीं कि एक ही एंजाइम सभी अभिक्रियाओं को प्रेरित करेगा, तो एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र में अनुवांशिक कोड धारण करने वाले जीन न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक अपने अभी थोड़ी पीछे किया है। तो न्यूक्लिक अम्ल है वो जो जीन होते हैं, जीन जो अपने गुणसूत्र होते हैं, अनुवांशिक कोड अपने जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो ये जीन है वो न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए होते हैं। काफ़ी सारे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर जीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण भी न्यूक्लिक अम्लों द्वारा होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल आ जाएंगे। और जिसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए है वो केंद्र के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज शर्करा होती है और डीऑक्सी राइबोज के अंदर 2D ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है।
डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्लों में प्यूरिन क्षार के एडेसिन व ग्वानिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में आरएनए है उसमें पिरिमिडिन जो अपने नाइट्रोजन क्षार के बारे में अध्ययन किया था उसमें साइटोसिन व यूरेसिल, और डीएनए के अंदर साइटोसिन व थाइमिन पाया जाता है। एक क्षार तथा शर्करा के संयोजन से बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, एक क्षार, एक तरफ क्षार जुड़ा हो और एक तरफ शर्करा जुड़ी हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और इनके साथ अगर अपने फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ जाए तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को दे रखा है डीएनए की संरचना द्विविखंडित होती है और आरएनए की एक सूत्री होती है। उसके बाद सरल लिपिड है, ग्लिसरॉल के बसीय अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं। जो सरल और समलिपिड के अपने वर्गीकरण किया था उसके अंदर उसकी संरचना भी अपने बना के देखी थी कि जो ग्लिसरॉल जो अपनी थी C3H8O3, और वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल जिसके एक तरफ अपने कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसके ट्राई एस्टर यानी कि 3 एस्टर साथ में बनते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस तथा तेल जो है वो द्रव अवस्था के अंदर होते हैं। वसा अम्लों में सम संख्या में कार्बन परमाणु होते तथा यह संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। उसके बाद वसा संतृप्त अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जबकि तेल असंतृप्त वसा के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। यानी कि जो वसा होती है उसमें संतृप्त होते हैं और जो तेल होता है उसमें असंतृप्त होते हैं। विटामिन की 2 प्रकार से अपने वर्गीकरण किया, वसा विलय और जल विलय के अंदर। वसा विलय विटामिन शरीर में संचित हो जाते हैं, जबकि जल विलय विटामिन की हमें रोजाना भोजन में आवश्यकता होती है। वनस्पति तेल, नमक, चीनी आदि प्राकृतिक परिरक्षक हैं, और सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम बेंजोइड, पैराबेंड्स हैं, ये क्या है, ये रासायनिक परिरक्षक हैं। प्राकृतिक खाद्य रंग है कैरोटीन, केसर पीला, चुकंदर रस गहरा लाल, जबकि रासायनिक खाद्य रंग टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, सनसेट जेलो, इंडिगो कार्मिन आदि ये क्या हो जाएंगे, रासायनिक खाद्य रंग हो जाएंगे जो वस्तुओं को, खाने वाली वस्तुओं को आकर्षित बनाते हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना न भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, शुभ दिन।